तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डिफाइन कर रहे हैं किसमें, आयोनिक कंपाउंड्स में। तो जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अपने पास क्या है, NaCl है। तो NaCl मतलब अपने पास क्या हो गया, इसमें केटाइन होता है क्या, Na प्लस, और एनाइन होता है अपने पास क्या, Cl माइनस। तो एक तरीके से अपने पास जो आयोनिक कंपाउंड की अपन बात करते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर, वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कि जैसे अपने पास यहाँ क्या है, सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर चार्ज है कितना, +1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी अपन क्या बोलेंगे कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इसी तरीके से अगर अपन Cl माइनस की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, -1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन क्या बोलेंगे, -1 इन NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयंस के ऊपर चार्ज होता है, वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन एन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अपन ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन आयोनिक कंपाउंड्स। इन आयोनिक कंपाउंड की जब भी अपन आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे, तो उसमें एटम के ऊपर क्या चार्ज है, वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाएगा। एक और एग्जांपल अपन जैसे लेके अपने पास क्या है, MgCl2। तो MgCl2 की अगर अपन बात करें, तो MgCl2 में अपने पास क्या है कि इसमें अगर केटाइन देखोगे अपने पास, तो केटाइन यहाँ पे तुमको मिलेगा क्या, Mg+2। और जो क्लोरीन है अपने पास, उसके ऊपर क्या होता है, -1 ही आता है। तो 2 अपने पास क्या है, Cl माइनस आयंस है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो अपने पास जो मैग्नीशियम एटम है, तो मैग्नीशियम के एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का, सॉरी +2 का चार्ज है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, +2। और क्लोरीन के एटम की अगर अपन बात करें, तो क्लोरीन के एक एटम के ऊपर -1 का चार्ज है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, -1। तो आयोनिक कंपाउंड में इजी है कि जो चार्ज होता है वही अपने पास के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए अपने को डिफाइन करना पड़ता है। कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब जहाँ पे क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा। और जनरली अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है, वैसे अपने चीज बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो अगर अपने पास मेटल्स है, तो मेटल्स में क्या होता है, वैसे अपन रेडियस जब डिफाइन किए थे, तो वहां पे ये चीज मैंने बताया था तुमको कि अगर अपने पास मेटल से जो एटम दिया है, तो उसमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच अपने पास क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेगा। और मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें अपने पास एक से ज्यादा एटम्स हैं, और कुछ एटम्स जो है मेटल्स हैं और कुछ जो है नॉन मेटल्स हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच जो है आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एक एलिमेंट है Na और एक एलिमेंट है अपने पास Cl। तो Na जो है मेटल है और Cl जो है अपने पास नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो अपन ने देखा किस तरीके से आ रहा है, वो ज्यादा अच्छे से अपन इसको केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये हो गया अपने पास किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। कोवेलेंट कंपाउंड में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसकी अगर अपन बात करें, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे अपन को एक एग्जांपल ले ली कि अपने पास क्या है, H2O है। तो H2O की स्ट्रक्चर अपने को पता है, उन्हीं में अपन बता पाएंगे तो जिनका स्ट्रक्चर अपने को पता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, अगेन बॉन्डिंग का टॉपिक है, वो अपन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो जितने भी मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, उनका तो स्ट्रक्चर बता दूंगा, या फिर मैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स लूंगा जिनका स्ट्रक्चर तुमने 9-10 तक देखा होगा या इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके होंगे। तो H2O के स्ट्रक्चर में अपने पास क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जो है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। तो हाइड्रोजन भी अपने पास क्या है, नॉन मेटल है,
और ऑक्सीजन भी अपने पास क्या है, नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स में अपने पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड में किस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करेंगे, इसकी अपन बात करते हैं। तो जब भी कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं या कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें अपन स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो देखो अपने पास तरीका क्या है कि तुमको एक एक बॉन्ड को देखना है। इस वाले बॉन्ड को अलग देखो और ये वाला जो बॉन्ड है इसको अलग देखो। अब करना क्या है यहाँ पे कि अपने पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें अपने पास के दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, अपन कल ही डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कि यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और अपने पास सिंगल बॉन्ड बन गया। तो जब भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं तो इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम क्या कर दो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दो। तो जैसे अपन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इस बॉन्ड में, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने पास क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है तो अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देंगे, दैट इज ऑक्सीजन। अभी अपने पास क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन ऑक्सीजन को दे देंगे। तो जब ये बॉन्ड बना था तब अपने पास सिचुएशन क्या थी कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, और अपन इस बॉन्ड से ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के लिए ऐसा बोल रहे कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन को दे दिया। तो ऑक्सीजन को तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ जाएगा, -1, और हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा, +1। तो इस वाले बॉन्ड की वजह से कि एक तरीके से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड की वजह से अपने पास ऑक्सीजन पे आएगा -1 और हाइड्रोजन पे आएगा +1। सेम तरीके से यहाँ पे अपने पास ये वाला बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में भी सेम कहानी रहेगी कि जो हाइड्रोजन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा और ऑक्सीजन जो है ये अपने पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस वाले बॉन्ड में अपन ये करेंगे कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन ऑक्सीजन को दे देंगे, तो इस बॉन्ड की वजह से भी ऑक्सीजन पे -1 आएगा और हाइड्रोजन पे +1 आएगा। तो ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन पे तो नेट चार्ज कितना हो गया, -2, और दोनों हाइड्रोजन पे कितना हो गया, +1 +1। तो अपन बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये अपने पास कितना है, -2 in H2O, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये अपने पास कितना है, +1 दोनों हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन डिटरमाइन तो वैसे ही करेंगे जो अपने रूल लिखा था कि एक एटम को असाइन कर दो और दूसरे को अपन उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो डिफाइन करने का तरीका हो गया, और कैसे कैलकुलेट करना है तो हर बार अपन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन ने वहां पे देखा था। तो इस तरह डिफाइन करना है कोवलेंट मॉलिक्यूल में। तो पहले तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर अपन एक दो एग्जांपल्स और लेंगे, उसके बाद फिर अपने को जो डिस्कस करना था उसी चीज पे आ जाएंगे अपन। तो इसमें अपन ऐसे लिखेंगे कि इट इज एन imaginary charge, it is an imaginary charge developed on atom। तो अपन बोले कि इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इफ all bonding electrons मतलब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, all bonding electrons are given to more electronegative element in covalent molecule। कि अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल में अपन क्या करें, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है हर बॉन्ड के, तो हर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपन क्या कर दे, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दें तो वहां पे जो नेट चार्ज आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे H2 में बोला कि ऑक्सीजन ने क्या बना रखे थे, 2 बॉन्ड बना रखे थे। तो ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे थे, तो दोनों बॉन्ड में अपने पास के ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों बॉन्ड की वजह से उस पर -1 चार्ज आ रहा। तो नेट कितना हो गया, -2, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। तो एक्चुअल में वो चार्ज है नहीं, बस अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन किया था कि इमेजिनरी चार्ज अपन मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? हाँ सर, ऐसा पॉसिबल है कि कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उनका सब ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सेम है? हाँ, ऐसा हो सकता है। अपन ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे यस हाइड्रोजन यस सर, तो इसमें हाइड्रोजन कैसे डिटरमिन करेंगे? उसमें फिर 0 रहेगा। ओके सर। हम्म तो तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे थे, और दोनों बॉन्ड में ऑक्सीजन ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे दोनों बॉन्ड से -1 आएगा, तो नेट हो जाएगा कितना, -2। और इसी तरीके से हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन ने अपन ने पास क्या कर रखा है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो दोनों हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा क्या, +1। तो मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअल में ऑक्सीजन पे -2 +1 नहीं है, वो तो अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन किया। तो एक अपने एक तरीके से मैंने वहां भी बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है थेरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में वैसा कोई वहां चार्ज है नहीं। क्यों अपन पढ़ते हैं, इसका रीजन मैंने वहां पे बताया था कि अपन इसकी हेल्प से रिएक्शंस को सोल्व करने के लिए, मतलब रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स का अमाउंट अपने को पता है और वहां से अपने को प्रोडक्ट्स का अमाउंट निकालना है, तो जैसे अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था क्या, स्टोइकियोमेट्री। तो वहां पे अपन कोएफिशिएंट के हिसाब से डील करते थे। एक अपन ने सीखा था क्या, पीओएससी। वहां पे अपन एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है उसको कंजर्व करते थे। आगे अपन एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो वहां पे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में अपन क्या करते हैं, रिएक्शंस से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कोई एक्चुअल चार्ज नहीं है, इमेजिनरी चार्ज है, लेकिन इसको अपन थेरेटिकली यूज कर सकते हैं, इसलिए अपन डिफाइन करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो ये हो गया अपने पास। तो देखो अपन करना क्या चाह रहे हैं, मैं इसको एक बार थोड़ा, दिखा दीजिए। यस सर। हाँ हाँ, नो सर, आगे वाला पेज। ओके ओके। हो गया। यस सर। तो देखो अपने पास एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में अपने पास मान लो कि 2 एलिमेंट है, ए और बी। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की और अपने पास क्या बना लिया, इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो अपन जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको ए को दे देंगे। तो इसमें ए का एक इलेक्ट्रॉन था, बी का एक इलेक्ट्रॉन था। जब अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन कर रहे हैं तो एक तरीके से इस बॉन्ड को अपन ने ब्रेक किया, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो अपन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे दिया, दैट इज ए को। तो ए को एक इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उस पर आ जाएगा -1। और बी का एक इलेक्ट्रॉन ए पे चला गया तो उस पर आ जाएगा क्या, +1। तो जब भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसको तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जब भी सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा क्या, -1, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा क्या, +1। इसी तरीके से अगर अपन डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड में क्या हुआ होगा कि ए के 2 इलेक्ट्रॉन और बी के भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ए के 2 इलेक्ट्रॉन और बी के 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कंबाइंड हुए होंगे और उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। अब अपन सेम चीज बोले यहाँ पे भी कि जो ए है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कम है। तो जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने जाएंगे तो अपन वापस वही बोलेंगे कि अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है तो अपन क्या करेंगे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी अपने पास डबल बॉन्ड है। तो अब इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो ए के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बी के हैं, लेकिन जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे तो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देंगे, दैट इज ए को दे देंगे। तो ए को मतलब बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन मिला, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो उसी के थे खुद के, लेकिन 2 बी के एक्स्ट्रा मिल गए, इसलिए उस पर नेट चार्ज आएगा क्या, -2। और बी के 2 इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए तो उस पर क्या आ जाएगा, +2।
तो तुम इसको कैसे ध्यान रखोगे, इसको अगेन इस तरीके से ध्यान रखोगे कि जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड को अगर अपन ब्रेक कराते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2 आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2 आता है। और सिमिलर वे में मैं बोल सकता हूँ ट्रिपल बॉन्ड के लिए कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ए के 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बी के भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और अपने पास इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, उससे अपने पास ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड में क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अपन ने कल भी बात की थी, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ए के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बी के हैं। और अब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिफाइन करना है तो अपन ये बोलेंगे कि अपने पास जो बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में 3 ए के हैं, 3 बी के हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते टाइम अपन ये बोल रहे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपन दे देंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मान लो कि ए है तो ये बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ए को एक्स्ट्रा मिल गए तो उस पर आ जाएगा -3 और बी के 3 चले गए ए के पास तो उस पर आ जाएगा क्या +3। तो इस तरीके से तुमको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, डबल बॉन्ड है तो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 और +3, और अपने पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें माइनस जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। ये क्लियर है ना अभी, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस सर क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर अपन जैसे एग्जांपल ले CO2, तो CO2 में अगर अपने को पता है स्ट्रक्चर इसका याद ही होगा कि कार्बन होता है, कार्बन से अपने पास क्या होता है दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तो कार्बन ने एक तरीके से अपने पास दोनों ऑक्सीजन से 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस बॉन्ड को अलग देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इस वाले बॉन्ड को अलग देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास कार्बन क्या हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा इस बॉन्ड की वजह से -2 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा +2। और जैसे इधर वाला बॉन्ड था वैसा ये है, तो ये भी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा दैट इज ऑक्सीजन -2 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा +2। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कार्बन पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा +4 और दोनों ऑक्सीजन पे कितना रहेगा -2 -2। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन ये कितनी है +4 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना अपने पास -2। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक और एग्जांपल्स। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले उसको तुम खुद सोल्व करो फिर मैं बताता हूँ। ये है अपने पास क्या हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN। तो इसका स्ट्रक्चर तो बना देता हूँ अभी। तो इसमें अपने पास क्या होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तो होता है ट्रिपल बॉन्ड, वैसे भी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है अपने पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा कार्बन के साथ। तो ये HCN का स्ट्रक्चर है। अब इसमें तो मेरे को बताओ हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कार्बन पे कितना आएगा और नाइट्रोजन पे कितना आएगा? सर +1 +4 -3 +1 +4 -3। -1 +4 -3। दोबारा ध्यान से देखो है, जैसे बोला वैसा करने की कोशिश तो करो। पहले बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना था 2.1, तो हाइड्रोजन अपने पास क्या है +2 -3। हाँ +1 +2 -3 ये सही है। कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो इस बॉन्ड में देखोगे तो अपने पास क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड में। अगर तुम इस ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में जो है कार्बन अपने पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर। तो ऐसे सोचना है जैसे बताया, और नाइट्रोजन अपने पास क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बस अब तो हो गया अपने पास कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा -3 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा +3। सिंगल बॉन्ड है तो इसको देखोगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा +1 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पाएगा -1। -1।
तो नाइट्रोजन पे अपने पास आ गया कितना, -3, हाइड्रोजन पे आ गया कितना, +1, कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा था हाइड्रोजन के साथ तो उसकी वजह से तो आया उस पे कितना, -1, नाइट्रोजन के साथ बना रखा था ट्रिपल बॉन्ड उसकी वजह से कितना आया, +3, तो +3 -1 मिला के अपने पास कितना हो जाएगा, +2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, हाइड्रोजन का +1 है और नाइट्रोजन का -3 है। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ये आ जाएगा +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये आ जाएगा +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ये आ जाएगा अपने पास -3। देखो मॉलिक्यूल के ऊपर अगर टोटल चार्ज 0 है, ये पॉइंट तुम स्किप कर रहे हो, अपने वहां पे भी डिस्कस किया था कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज 0 रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम है वो भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन +2 है, हाइड्रोजन +1 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया +3 और नाइट्रोजन जो है ये भी अपने पास -3। तो नेट यहाँ पे 0 ही होना चाहिए और 0 ही आएगा। तो ऐसे भी तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपन देख लिया कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन डिफाइन करते हैं। कैलकुलेशन अपन वैसे ही करेंगे जैसे अपन मोल कंसेप्ट में कर रहे थे, एग्जांपल्स अपन ने ज्यादातर वहां पे देख लिए थे। ठीक है, अब अपने को जो डिस्कस करना है एलिमेंटल वाला एलिमेंट वाइज, जैसे मैंने बोला था कि अपने को यहाँ पे मेन डिस्कशन जो है वो अपने को एलिमेंट्स के लिए करना है कि कौन सा एलिमेंट कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो अपने पास यहाँ पे मेन पॉइंट है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो अपन ब्लॉक वाइज डिस्कस करेंगे, पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो पहला जो है अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये याद करने वाली चीज है। तो मैं थोड़ा एक दो जगह ट्रिक वगैरह बता दूंगा तो उससे रिलेट करके तुम ध्यान रख सकते हो, और एक जगह कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से तुमको ध्यान रखना है। लेकिन करना वाला प्योरली याद करने वाली चीज है ये, तो बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। देखो कोई भी याद करने वाली चीज होती है उसको बार बार याद करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, लिख लिख के देखना पड़ता है, तभी याद होता है। अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो उसके साथ डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा था, वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी थी, वहां पे इसकी उतनी थी, तो फिर ऐसे रिवाइज करते करते हो जाता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन पहले बात कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक को अपन ने दो ग्रुप में डिफाइन किया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को अपन बोल रहे थे अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को अपन बोल रहे थे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बहुत बढ़िया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखो जो अल्कली मेटल्स हैं इसमें अपने पास आ रहा, इनमें क्या होता है, एलिमेंट्स तो पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि अल्कली मेटल्स का अगर कोई भी कंपाउंड देखोगे तो हर कंपाउंड जो होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलता है। +1 के अलावा किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाता है। तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है जो कि क्या है अपने पास +1। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर कोई एक चीज और अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट होता है अपने पास तो वो जब भी एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, तो एलिमेंटल फॉर्म का मतलब जैसे अपन डिस्कस करें कि अपने पास हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है, और मेटल्स जो है ज्यादातर मेटल सॉलिड की फॉर्म में मिलती है, जिसमें काफी सारे मेटल्स के एलिमेंट्स, मेटल्स के एटम जो है आपस में प्रेजेंट रहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू। एलिमेंटल फॉर्म मतलब जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में या किस कंबाइंड स्टेट में अपने को नेचर में मिल रहा है। जैसे नाइट्रोजन है तो N2 गैस की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन है तो H2 गैस की फॉर्म में मिलता है, मतलब ये क्या हो गया, उसकी एलिमेंटल स्टेट हो गया। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है, सल्फर एसिड की फॉर्म में मिलता है। तो जब भी एलिमेंटल स्टेट की अपन बात करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड है अपने पास किसके बीच है, हाइड्रोजन के बीच है। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, डेल्टा EN क्या है, 0 है। तो अगर बॉन्ड के दोनों एटम में अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो अच्छा ये भी पॉइंट हो जाएगा कवर कि अगर अपने पास ऐसा कंडीशन आ गया, किसी ने पूछा भी था कि अगर अपने पास बॉन्ड में दोनों एटम सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हो गए तो वहां पे अपने पास क्या करेंगे, दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। मतलब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो चार्ज किसी के ऊपर नहीं आएगा। तो ये अपने पास
दो एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमको वहां पे डिफाइन करना है तो दोनों को उनका इलेक्ट्रॉन वापस दे देना है, मतलब दोनों पे 0 0 चार्ज आएगा। ये वही बात होगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते टाइम अपन ये बोल दे रहे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा तो उसी को सारे इलेक्ट्रॉन दे दो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है तो। इसी तरीके से यहाँ पे O2 की बात करोगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में अपने पास क्या है, दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों पे 0 0 ही आएगा। P4 में देखोगे तो यहाँ पे बॉन्ड्स जो होते हैं एक से ज्यादा होते हैं, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, वैसे डिटेल में बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो ऐसा होता है कि 4 P एटम है, तो इस तरीके से पहले तो ऐसे अरेंज कर दो और चारों को इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट होता है, ये P4 मॉलिक्यूल है, इसकी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर एक एटम को देखोगे तो एक एटम ने जो है बेसिकली 3 बॉन्ड बना रखे हैं, देख सकते हो 1 2 3, और तीनों बॉन्ड जो बना रखे हैं वो फॉस्फोरस के साथ ही बना रखे हैं। तो तीनों बॉन्ड अगर फॉस्फोरस के साथ बना रखे हैं तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे भी 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा, ए बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे भी 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे भी 0 आएगा और इस पे भी 0 आएगा। तो एक तरीके से तुमको क्या करना है कि मॉलिक्यूल में जो एटम है उसको सारे बॉन्ड को ब्रेक करा के देखना है कि नेट चार्ज कितना आ रहा है। तो जब सारे बॉन्ड एक ही जैसे एटम से बने हुए हैं या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम से बने हुए हैं तो चार्ज वहां पे 0 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिमेंटल फॉर्म की जब भी अपन बात करेंगे तो वहां पे सारे एटम्स तो क्या रहेंगे, एक ही जैसे रहेंगे। जैसे H2 में दोनों हाइड्रोजन है, O2 में दोनों ऑक्सीजन है, P4 में दोनों चारों P है, S8 में 8 हो गया, 8 क्या है, सल्फर है। और मेटल्स की जब भी बात करोगे तो मेटल्स में क्या रहेंगे, काफी सारे मेटल के एटम्स रहेंगे जिनके बीच मेटेलिक बॉन्डिंग रहेगी, तो है तो सारे सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही आएगा। तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो एक तो चीज मैं बोल सकता हूँ कि हर एलिमेंट का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहेगा ही, क्योंकि जब वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो कंपाउंड्स की जब अपन बात करते हैं, अल्कली मेटल्स का अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो कंपाउंड्स जो है अल्कली मेटल्स का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनते हैं, और जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं तो 0 इनके ऊपर चार्ज रहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती हैं, +1 और 0। 0 आता है एलिमेंटल फॉर्म में और +1 आता है उसके कंपाउंड्स में। तो कभी कभी तुमसे पूछेगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, तो लोवेस्ट क्या बोलेंगे अपन, 0 को ही लोवेस्ट बोलेंगे। ये क्या है अपने पास, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और +1 जो है अपने पास ये क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही होती है, मतलब 0 +1 में देखोगे तो मोस्ट स्टेबल जो है +1 है। अब इसका रीजन तुम्हारे मन में आ सकता है कि रीजन क्या है, तो देखो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के लिए तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अपने पास क्या, NS1। तो वैलेंस सेल में अपने पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल दोगे तो +1 चार्ज आएगा, और +1 चार्ज आ गया, अगर वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके पास इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, तो वो इनर्ट गैस की तरह रहना पसंद करेगा, ना कि अल्कली मेटल्स की तरह। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हाईएस्ट होती है और मोस्ट स्टेबल होती है। तो इस तरीके तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर तुमको ध्यान हो, जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे थे कैलकुलेशंस करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर, तो अपन ये लिखते थे कि अल्कली मेटल जब भी आए उसको +1 दे दो, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो जब भी अल्कली मेटल में से कोई भी मेटल आएगा तो हमेशा +1 में ही रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो ये अल्कली मेटल्स की बात हो गई। इसी तरीके से अगर अपन बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं कंपाउंड बनाती है किसमें, +2 में। इनकी भी एक ही ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं कंपाउंड में जो कि +2 है, और 0 आएगा अपने पास किसमें, एलिमेंटल फॉर्म में, दैट इज मेटेलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगा कि जब भी कंपाउंड की बात करेंगे तो +2 में ही आएगा हमेशा। तो यहाँ पे वही चीज है कि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इनका भी NS2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले आता है।
तो उस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये अपने पास क्या होती है, +2 सबसे हाईएस्ट है एंड मोस्ट स्टेबल भी है। दो ही ऑक्सीडेशन नंबर है वैसे, 0 और +2। और 0 को अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लोवेस्ट है, जो कि किस में आएगा, एलिमेंटल फॉर्म में आएगा। तो ये अपने पास ग्रुप 1 के लिए बात हो गई, और ग्रुप 2 के लिए बात होगी, दैट इज एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में अपने पास एक एलिमेंट है जिसको अपन हाइड्रोजन है। वैसे अपन बोलते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और एलोजेंस के साथ भी मैच करती है। तो अपन ने जब टेबल बनाई थी तो अपन ने उसको अल्कली मेटल्स के साथ ही रखा था, तो उसकी अपन यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अपने पास क्या होता है, +1 में भी कंपाउंड मिलते हैं, H2 मॉलिक्यूल 0 तो रहेगा ही, और -1 में भी इसके कंपाउंड मिलते हैं। तो इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, दैट इज +1, 0 एंड -1। हाँ, तो हाइड्रोजन के अपने पास क्या है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, +1, 0 एंड -1। तो +1 अपने पास क्या होती है, इसकी हाईएस्ट हो जाएगी, और लोवेस्ट पूछे तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। +1 ही इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल भी होती है। तो ये आधे करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट हो गया अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबल, और -1 अब की बार क्या हो जाएगी, इसकी लोवेस्ट हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में भी जा सकता है। तो हाइड्रोजन के जो मेटल्स के साथ कंपाउंड होते हैं जिनको अपन बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, क्योंकि मेटल्स जो होती है हमेशा प्लस में रहना पसंद करती है, इसलिए हाइड्रोजन को माइनस में जाना पड़ेगा। तो मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं उनमें ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इस तरीके से अपने पास ये एस ब्लॉक की बात होगी। अल्कली मेटल से चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो या सीजियम हो, सब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही कंपाउंड बनाती है। तो उनके लिए अपन बोलेंगे कि हाईएस्ट और सबसे स्टेबल +1 है, और मेटेलिक फॉर्म में वहां पे 0 में रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म में। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो बेरिलियम से लेके चले जाओ नीचे तक, दैट इज रेडियम, सब अपने पास क्या होता है, +2 में ही कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वही हाईएस्ट होती है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी वही होती है। और जब मेटेलिक फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पे 0 रहेगी, दैट इज एलिमेंटल फॉर्म, तो वो लोवेस्ट हो जाएगी, क्योंकि दो ही पॉसिबल है, तो एक हाईएस्ट रहेगी और एक लोवेस्ट रहेगी। और एक एलिमेंट अपने पास आता है हाइड्रोजन, जो कि क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन उसको अपन ग्रुप 1 में ही रखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए अपने पास, अच्छा अपन ने बोला था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से भी मिलती है। तो देख सकते हो अल्कली मेटल्स जो है +1 दिखाती हैं, हाइड्रोजन भी +1 दिखाता है, और हेलोजन से भी मिलती है। हेलोजन्स जो है वो -1 दिखाते हैं, और भी आता है हेलोजन्स के केस में, लेकिन एक ऑक्सीडेशन नंबर है कि सारे के सारे हेलोजन्स जो है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो हाइड्रोजन भी देख सकते हो -1 दिखा रहा है। तो इस तरीके से अपन बोलते हैं कि हाइड्रोजन की काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो दोनों के साथ मैच कर जाती हैं, इसलिए अपन उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम सेपरेट रखते हैं। वो कहीं कहीं पे तुमको ग्रुप 1 के साथ दिख जाएगा, वो कहीं कहीं पे दोनों के साथ दिख जाएगा, तो उसके ऊपर अभी भी कोई मतलब फिक्स नहीं है। तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन की बात, मतलब अपने पूरा एस ब्लॉक कवर कर लिया। अब पी ब्लॉक पे अपन आ जाते हैं। तो सेकंड अपने पास क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट को देखेंगे, यहाँ पे अपन ग्रुप वाइज ही बात करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर अपन बात करें तो दो तरीके से यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे, देखो कैसे है कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 16 तक अगर अपन बात करें, और ग्रुप नंबर 17 और 18 की अपन बात करें, 17 एंड 18, तो इस तरीके से अपन ने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। तो जो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 16 तक जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों ग्रुप, मतलब 13, 14, 15 और 16, इन चार ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए अपने पास पहली बात तो क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो जनरल लिखेंगे, जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है उनमें जो हाईएस्ट वाली है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। और अगर ग्रुप 17 से ग्रुप 7 और ग्रुप 18 की अपन बात करें तो इनके लिए जो होता है लोवेस्ट वाली ज्यादा स्टेबल है। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल।
यूजुअली। ठीक है, तो अब कैसे अपन हाईएस्ट निकालेंगे, कैसे लोवेस्ट निकालेंगे, तो वैसे ही अपन यहाँ पे जैसे वहां पे तो अपने डायरेक्ट बोल दिया था, यहाँ पे अपन कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, उनके हिसाब से अपन निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स ज्यादा हैं तो हर एलिमेंट के लिए अपन अलग अलग याद नहीं कर सकते। अगर सारे एलिमेंट्स के लिए अलग अलग याद रखोगे तो पूरा घिच पिच हो जाएगा, तो इसलिए अपन कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, उनके हिसाब से अपन जब पता कर लेते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए। तो अगर अपने को पी ब्लॉक में क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है कि हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है वो। तो किसी भी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अपने पास जा सकती है कहाँ तक, कि उसका जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस कर दो। जैसे ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट है तो उसका हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, तो 13 माइनस 10 मतलब +3 तक उसकी हाईएस्ट जा सकती है। ग्रुप 16 है तो 16 माइनस 10 मतलब +6 उसकी हाईएस्ट हो सकती है उन एलिमेंट्स की जो ग्रुप 16 में आ रहे हैं। ग्रुप 17 में है तो ग्रुप 17 में अपने पास 17 माइनस 10 मतलब +7 तक वो जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से तुम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। लेकिन ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे नहीं लगेगा, कौन कौन से एलिमेंट पे नहीं लगेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन दो जगह नहीं लगा सकते, दो एलिमेंट्स के केस में नहीं लगा सकते, दैट इज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन के लिए अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन तो वैसे अपने पास क्या है, ग्रुप 16 में है। तो 16 माइनस 10 करोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से तो अपने पास आ जाएगा कि +6 ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के लिए जो हाईएस्ट जा सकता है वो +2 तक ही जा सकता है। और इसी तरीके से अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 में है। तो ग्रुप नंबर 17 में अगर देखोगे तो 17 माइनस 10 मतलब इस हिसाब से तो इसका +7 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ सही नहीं है। इसका अपने पास मैक्सिमम जो होता है वो 0 तक जा सकता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेटस का 0 हो सकता है। फ्लोरीन में तो इजीली समझ में आता है कि फ्लोरीन जो है किसी के साथ भी अगर बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ग्रुप में सबसे ज्यादा है। ग्रुप में पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन तो किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब जब भी फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा, मतलब फ्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा। और अगर तुमको ध्यान हो तो अपने पिछले लेक्चर में ही शायद डिस्कस किया था कि फ्लोरीन जो है जनरली पहली बात तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कि अगर कोई भी अदर एलिमेंट है एक्स, अदर एलिमेंट अपन किसी की बात करें कोई भी हो सकता है, उसके साथ अगर ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अपने पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। मतलब फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच अपने पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब अपने को बताया कि फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में। तो जब भी अपन ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो किसके ऊपर आएंगे, फ्लोरीन के ऊपर ही आएंगे। और फ्लोरीन जो है अपन ने बोला कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन पे क्या आएगा -1 और इसके काउंटर जो एटम रहेगा उस पर आएगा +1। तो फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, फ्लोरीन के एकदम राजा टाइप से है कि हम ही सबसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो फ्लोरीन पे क्या आएगा, हमेशा -1 ही आएगा जब भी वो कंबाइंड स्टेट में रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन पहली बात तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है और उस बॉन्ड की वजह से उस पर -1 आएगा, क्योंकि वही उस बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेगा। तो फ्लोरीन का बेसिकली क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में अगर देखोगे जब भी वो बॉन्ड बनाएगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जैसे अपन यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है दैट इज F2, तो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो F2 की तरह एग्जिस्ट करता है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है तो दोनों एलिमेंट्स अपने पास क्या हो गए, या दोनों एटम अपने पास क्या हो गए, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हो गए। अगर दोनों एटम अपने पास सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हो गए तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फ्लोरीन के लिए दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है बेसिकली, कि अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसके लिए अपने पास दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, एक 0 और एक अपने पास -1। 0 कब आएगी, 0 अपने पास तब आएगी जब ये एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा। एलिमेंटल फॉर्म मतलब अपने पास क्या हो गया, F2 की तरह रहेगा, तो इसके अपने पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, और जब भी अपने पास कंपाउंड बनाएगा तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो अपने पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, किसमें, कंबाइंड फॉर्म में, मतलब जब भी इसने बॉन्ड बना रखा होगा दैट इज सिंगल बॉन्ड।
तो कोई भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन है तो ये -1 रहेगा। तो अपन ने जब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने वाली बात की थी तो अपन ने वहां पे यही लिखा था कि फ्लोरीन जब भी आ जाएगा तो उसको हमेशा -1 ही देंगे, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा -1 में ही रहता है कंपाउंड जब भी बनाता है वो तब। तो फ्लोरीन के लिए अपने पास हाईएस्ट कितनी होगी? हाईएस्ट तो अपने पास क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। और लोवेस्ट अपने पास क्या रहेगी? -1, क्योंकि वैसे इसके पास 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो ये है अपने पास फ्लोरीन की बात होगी। और इसी तरीके से अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि अगर देखोगे तो अपन ने कल ही पढ़ा है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कितना? 4, और ऑक्सीजन का अपने पास होता है कितना? ऑक्सीजन का अपने पास होता है 3.5। तो ऑक्सीजन का अपने पास 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का अपने पास होता है ये 4 होता है। तो ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये अपने पास क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब सबसे ज्यादा इसी की ही है। मतलब ऑक्सीजन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो फ्लोरीन ले सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता। किसी की भी हिम्मत ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सके एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर बॉन्ड आएगा तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में अगर बॉन्ड आता है तो ऑक्सीजन को प्लस में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो नेगेटिव में ही रहता है। तो अपने पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, 2 ही कंपाउंड मिलते हैं। एक कंपाउंड उनको मिलता है OF2 और एक कंपाउंड अपने को मिलता है O2F2। तो OF2 में अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। तो ये ऑक्सीजन के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं दोनों फ्लोरीन के साथ। तो जब इस बॉन्ड के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे आएगा -1, ऑक्सीजन पे आएगा +1। इस बॉन्ड को ब्रेक कराओगे तो फ्लोरीन पे तो आएगा -1 और ऑक्सीजन पे आएगा +1। तो ऑक्सीजन पे नेट कितना हो जाएगा? +2। तो OF2 में ही क्या होता है? ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज +2, क्योंकि वहां पे फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है। तो फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, लेकिन बाकी किसी की हिम्मत नहीं है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले जाए। तो ऑक्सीजन जो रहेगा बाकी के एलिमेंट्स के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे वो -2 में ही रहेगा। मतलब माइनस में रहेगा, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। O2F2 की अगर देखोगे तो O2F2 का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर अभी ध्यान नहीं रखना है, ये अपन आगे सीखेंगे बॉन्डिंग में। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अभी तो अपने को सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड में तो दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड में दोनों ऑक्सीजन है, तो इसकी वजह से तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है? फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे आएगा माइनस, ऑक्सीजन पे आएगा प्लस। इस वाले बॉन्ड को देखोगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी है कि फ्लोरीन पे आएगा माइनस और ऑक्सीजन पे आएगा प्लस। तो नेट देखोगे तो फ्लोरीन पे तो -1 है, ऑक्सीजन पे एक बॉन्ड से 0 आया, एक से +1 आया, तो नेट अपने पास क्या हो जाएगा? +1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी इस पे भी +1 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जो पॉजिटिव में है इन एलिमेंट्स मोलिक्यूलर फॉर्म में अगर अपन बात करें कंपाउंड में, तो इन कंपाउंड्स में रहेगा जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो एक्सेप्शन की अपन बात कर रहे थे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन एक्सेप्शन है। तो ऑक्सीजन के लिए हाईएस्ट होती कितनी? +2, और फ्लोरीन के लिए होती क्या? 0। उसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया अच्छे से। ठीक है, ये क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर हाँ बोलो। अच्छा, सर ऑक्सीजन का लोएस्ट -2 होगा क्या? अभी लोवेस्ट के लिए अपन फॉर्मूला देखेंगे। हाँ -2 होगा। तो ये हाईएस्ट के लिए फॉर्मूला हो गया पी ब्लॉक में, और उसके 2 एक्सेप्शन है अपने पास, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, थोड़ा अच्छे से लिख लेना इसको, तुम लिखा ही होगा। ये ऑक्सीजन के लिए बात की थी अपन ने यहाँ पे, और इधर अपन ने फ्लोरीन के लिए बात की थी। हाँ, सेकेंड फॉर्मूला अपने पास जो है वो है किसके लिए? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुमको निकालना है तो लोवेस्ट
ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमको निकालना है एक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, तो वहां पे तुमको वही करना है कि ग्रुप नंबर जो रहेगा उस एलिमेंट का, उस ग्रुप नंबर में से माइनस कर दो क्या 18। तो ग्रुप नंबर माइनस 18, ठीक है। तो जैसे अपने पास किसी ने पूछा था कि ऑक्सीजन के लिए -2 रहेगा क्या, तो ऑक्सीजन अपने पास क्या है, ग्रुप नंबर 16, तो 16 माइनस 18 -2, तो -2 ही होता है। वहां पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे -2 में आयन बनाते हैं, तो सबके लिए लोवेस्ट क्या होती है, -2 ही होती है एक तरीके से। हेलोजेंस में भी देखोगे तो ग्रुप नंबर अपने पास होता है 17, तो 17 में से माइनस कर दोगे क्या 18, तो अपने पास बचेगा -1। तो वहां पे जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब -1 में आयन बनाते हैं। इन आयन से तो तुमने देखा भी होगा कहीं ना कहीं F-, Cl-, Br-, I-, तो सब -1 बनाते हैं, तो इससे आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने पास वही एक्सेप्शन तो रहेंगे ही। तो क्या क्या है यहाँ पे, जिन 2-3 एलिमेंट्स है जिनके ऊपर नहीं लगेगा फॉर्मूला, तो वो भी देख लो कि एक तो अपने पास हाइड्रोजन हो गया। वैसे हाइड्रोजन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का अगर तुम ग्रुप 17 का वैसे हाइड्रोजन पे तो लग ही जाएगा -1 है, तो चलो हाइड्रोजन को हटा दो, उसके अपन वैसे अलग से बात कर चुके हैं। तो अपने पास एक आ जाएगा बोरोन। बोरोन के लिए जो अपने पास होता है क्या -3। तो बोरोन का वैसे अपने पास कितना है, ग्रुप नंबर जो है 13 है, तो 13 माइनस 18 करोगे तो अपने पास आएगा क्या -5। तो -5 नहीं होता, उसका -3 क्या होता है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और एक और चीज अपने पास कि मेटल्स के लिए, मेटल की अगर अपन बात करें, क्योंकि पी ब्लॉक में अपन ने देखा था नॉन मेटल्स भी है, मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। तो मेटल्स तो कभी भी अपने पास क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता ही नहीं है। तो मेटल्स जब भी है तो मेटल के लिए तो एक तरीके से क्या रहेगा, 0 ही क्या रहेगा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, क्योंकि माइनस में कभी जाएगा ही नहीं। तो एक चीज मैं इस फॉर्मूले में मॉडिफाई करना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला जो है अपने पास ये है किसके लिए, पी ब्लॉक में भी जो नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं उनके लिए, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के लिए। क्योंकि अगर मेटल आ गई पी ब्लॉक में तो मेटल के लिए तो फिक्स है कि मेटल जो है नेगेटिव में कभी जाती नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है नेगेटिव में जाना। तो वो तो क्या हो सकती है, तो 0 में रह सकती है, दैट इज एलिमेंटल फॉर्म, या पॉजिटिव में जा सकता है। तो मेटल के लिए लोवेस्ट क्या होता है, 0 होता है। कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल आ जाएगा, तुमसे पूछा जाए उसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मेटल का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्या 0। तो यहाँ पे थोड़ा तुमको लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए पहले कि जिस एलिमेंट की अपन बात कर रहे हो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो अगर नॉन मेटल है तो उनमें इजीली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या मेटलॉइड है तो उसमें भी लगा सकते हो, और मेटल है तो उसके लिए हो जाएगी 0। और नॉन मेटल्स में जिसके ऊपर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा वो है अपने पास क्या, बोरॉन, जिसका कितना होता है अपने पास -3। तो ये अपने पास पी ब्लॉक के लिए बात हो गया, इसमें इतना ही डिस्कस कर रहे अपन। तो अपन ने बात कर लिया कि लोवेस्ट और हाईएस्ट किस तरीके से निकालना है, उसके लिए अपने फॉर्मूले लिख दे, और जहां जहां पे फॉर्मूला नहीं लग रहा था उसकी भी अपन ने बात कर ली। तो हाईएस्ट में अपन ने देखा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे नहीं लग रहा था, कि फ्लोरीन पे अपने पास बात की है कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम फ्लोरीन का 0 हो सकता है, ऑक्सीजन का कितना हो सकता है +2 हो सकता है। रीजन भी अपन ने समझने की कोशिश की। लोवेस्ट में अपन ने बोला कि ग्रुप नंबर -18 करना है। ये कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, ये अपने पास नहीं लगेगा बोरोन के लिए, उसका -3 होता है लोवेस्ट, और मेटल्स के केस में नहीं लगेगा। इसका रीजन मैंने बताया कि मेटल्स जो होती है वो नेगेटिव में जाएगा नहीं, तो उसके लिए 0 ही क्या रहेगा, लोवेस्ट रहेगा। तो एक तरीके से अपन ने फॉर्मूला मॉडिफाई कर दिया कि नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के लिए ही लगाना है। और मेटल आ जाती है पी ब्लॉक में तो उसका अपन सीधा बोल देंगे कि उसका क्या है, 0 है। तो ये अपने पास बात हो गया किसमें, पी ब्लॉक का। और कौन सी ज्यादा स्टेबल है कौन सी कम स्टेबल है उसकी बात अपन यहाँ से कर देंगे कि अगर ग्रुप 13 से ग्रुप 16 में का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का है या ग्रुप 14 का है या ग्रुप 15 का है या फिर ग्रुप नंबर 16 का है, तो उसके लिए जो हाईएस्ट आती है जो अपन फॉर्मूले से निकालेंगे वो मोस्ट स्टेबल रहेगी। और अगर वो ग्रुप 17 या ग्रुप 18 का है तो उसके लिए लोवेस्ट वाली मोस्ट स्टेबल रहेगी। तो ये पी ब्लॉक की बात होगी। नेक्स्ट अपने पास लास्ट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अपने को मेनली क्या करना है, 3D सीरीज के बारे में ही बात करना है।
क्योंकि अगेन वापस बात करोगे तो डी ब्लॉक में फिर वापस क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो सब एलिमेंट्स के अपन इंडिविजुअली बात नहीं कर सकते। तो अपने पास जितने काम में आते हैं उतने की अपन बात करते हैं। तो मेनली अपने पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, काम में आते हैं। 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, ये अपने पास आएंगे। ठीक है। और इनके नीचे जो 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन सिर्फ डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो तुम्हारे पास बार बार यूज होते रहेंगे, तो उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ को अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो पहला एलिमेंट अपने पास स्कैंडियम है, दैट इज एटॉमिक नंबर 21। और लास्ट एलिमेंट अपने पास जिंक है, दैट इज एटॉमिक नंबर 30। तो यहाँ पे देखोगे तो एक तो इस तरीके से तुम बना सकते हो, ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होता है। इसके लिए +2 और +3 है। फिर टाइटेनियम आया अगला एलिमेंट, उसके लिए +2 तो है, +3 भी है, और साथ में +4 आ गया। वेनेडियम के लिए +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, और +5 आ गया। तो एक एक से इंक्रीज होता जा रहा है। क्रोमियम के लिए देखोगे तो +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, एक और बढ़ गया +6। Mn के लिए +2, +3, +4, +5, +6 तो है, एक और बढ़ गया +7। तो अगर अपन मूव कर रहे हैं यहाँ से इधर स्कैंडियम से लेके Mn तक, तो एक एक ऑक्सीडेशन नंबर हर बार बढ़ता जा रहा है। कि स्कैंडियम के लिए +2 +3 था, टाइटेनियम के लिए +2 +3 4 हो गया, वेनेडियम के लिए +2 +3 +4 +5 हो गया, क्रोमियम के लिए +2 +3 +4 +5 +6 हो गया, Mn के लिए +7 तक चला गया। अब वापस देखोगे इधर तो आयरन के लिए अगर बात करें तो +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, एक कम हो गया +6, मतलब 2 से 6 तक है। इसका Mn का जो था 7 था, लेकिन इसका 6 तक है। फिर इधर देखोगे तो 2 3 4 5, निकल का देखोगे तो +2 +3 +4। तो यहाँ पे देखोगे तो वापस क्या होता जा रहा है, निकल तक एक एक कम होता जा रहा है। बस कॉपर के लिए थोड़ा सा अलग है कि इसका +1 भी आता है और +2 भी आता है। मतलब +2 +3 होना चाहिए अगर स्कैंडियम जैसा देखो तो, लेकिन वहां पे वो नहीं आ रहा है। तो +2 और +3 आ रहा है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। तो इसमें +1 और +2 है, और जिंक का सिर्फ क्या होता है, +2 होता है। तो ये भी अगेन याद रखना पड़ेगा। तो ये दो का ध्यान रख लोगे तो अपने पास देख सकते हो कि स्कैंडियम +2 +3 था, उसके बाद तुमको एक एक बढ़ाते जाना है, तो Mn तक +7 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एक कम करते जाना है, तो निकल तक तुम आओगे तो +4। फिर उसके बाद ध्यान रखो कि कॉपर में +1 +2 है, और जिंक में जो है सिर्फ +2 है, मतलब जिंक का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, दैट इज +2। तो इस तरीके से तुम थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। ये अलग अलग सबका ध्यान रखोगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको तुम्हें मिटा देना होगी जो लिखा है, तो समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो अब ये हो गया अपने पास। और इधर अपने पास क्या था कि निकल तक ऐसे आ रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। और कॉपर में अपने पास +1 और +2 है, और जिंक में जो है ये +2 है। एक और चीज यहाँ पे है, ये तुमने देख भी रखा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसने ब्लैक कलर से होकर के देख रखा है कि जो ज्यादा डार्क ब्लैक कर रखा है, उसका मतलब ये कि ये जो है Mn से लेके जिंक तक, इन सब के लिए जो डार्क कर रखा है ना, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। कॉपर में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये जो अपने को दे रखा है, ये क्या है, इन एलिमेंट्स का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो देख सकते हैं मतलब Mn से लेके जिंक तक जो सबसे ऊपर आ रहा है, अगर तुम एक बार टेबल बना दोगे तो उसमें जो सबसे ऊपर आ रहा है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल है, दैट इज Mn के लिए भी +2, आयरन के लिए भी +2, कोबाल्ट के लिए भी +2, निकल के लिए भी +2, कॉपर के लिए +1 होता है, और जिंक के लिए +2। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। और इधर अगर देखोगे तो सबके लिए +3 है। इसमें अगर अपन देखें, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा गलत बना रखा है। वेनेडियम और क्रोमियम के लिए होता है क्या, +3। टाइटेनियम के लिए होता है क्या, +2 एंड, अच्छा कलर सेम रखते हैं, इसमें अपन और भी चीजें डिफाइन करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास वेनेडियम और क्रोमियम के लिए क्या है, +3 है, जो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है। स्कैंडियम के लिए भी अपने पास क्या है, +3 जो है ये मोस्ट स्टेबल है। लेकिन टाइटेनियम के लिए वो जो होता है ये +2 और +3, ये दोनों एक तरीके से इक्वली स्टेबल है। या तुम बोल सकते हो कि +4 जो है ज्यादा स्टेबल है रिलेटिवली।
तो ये है अपने पास 3 4 दोनों किसी दे किसी रखा में है, 2 लेकिन डार्क है सर, उसका क्या मतलब है? Mn में सर 4 भी डार्क है, 2 भी डार्क है। उस पे आते हैं, रुको रुको रुको, ठीक है। हाँ तो ये अपने पास जो है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जो मैंने रेड कलर से दिखाया, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि इस तरीके से जो अपने दिखा रखा है ये मोस्ट स्टेबल है। तो पहली बात तो तुमको जो मैंने स्टार्टिंग बताया वैसे टेबल बना लेना है, जब भी अगर पूछे तो हर बार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली सबका तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि जो अपने ऐसे लिख रखा है मोस्ट स्टेबल है। और उसके बाद तुम देखोगे कि अपने पास इधर में ऊपर में Mn से लेके जिंक तक जो सबसे ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज Mn के लिए +2, Fe के लिए +2, कोबाल्ट के लिए +2, Na के लिए +2, कॉपर के लिए +1 और जिंक के लिए +2, ये मोस्ट स्टेबल है। क्रोमियम और वेनेडियम में भी अपने पास क्या है +3, और स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम में +4। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछा, वो सवाल आना ऑब्वियस सी बात है कि 2 डार्क कर रखा है, तो Mn में जो 2 डार्क कर रखा है उसका मतलब ये है कि Mn के लिए देखो होता क्या है कि जो ये अपने को दे रखा है Mn+2, ये मोस्ट स्टेबल है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो मैं इसको ए से लिख देता हूँ। और जो ये +4 है ये अपने को दे रखा है किसमें, इसका बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है। तो A4 अपने पास हो गया क्या, एसिडिक मीडियम, कि Mn जो होता है एसिडिक मीडियम अगर अपन ने क्रिएट कर रखा है तो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। और बी अगर अपने को लिख रखा है तो +4 जो है वो क्या होता है, बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल होती है, उसका ये मतलब है। बाकी टाइटेनियम का जो है रखा थोड़ा गलत है, मतलब +4 की ही अपन ज्यादा बात करते हैं कि +4 जो है वो जो है मोस्ट स्टेबल है। और टाइटेनियम के लिए +3 उतना ज्यादा कॉमन भी नहीं है, टाइटेनियम के लिए ज्यादा कॉमन होता है +2 और +3, तो बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा, तुमको +4 ध्यान रखना है टाइटेनियम के लिए। तो Mn के लिए लेकिन अगर उसका अलग अलग मतलब है कि +2 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल है, और +4 जो है वो बेसिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मैंने उसके ऊपर A और B लिख दिया। तो ये तो अपने पास हो गया कि किस तरीके से अपने को चार्ट याद रखना है कि स्कैंडियम टाइटेनियम +2 +3 है, सॉरी स्कैंडियम जो है +2 +3 है, उसके बाद +4 से बढ़ाया, फिर +5 बढ़ाया, +6 बढ़ाया, फिर +7 बढ़ाया, Mn तक आते आते फिर वापस कम करते जाना है, तो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 निकल तक अपन आ जाएंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो कॉपर में +1 और +2 है, और जिंक में अपने पास +2 है। तो कहीं कहीं पे याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं पे रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हो गई। एक और अपन चीज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कॉमन मतलब जिनमें नॉर्मली इनके कंपाउंड्स मिलते हैं, या पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोल दो कि जिनमें कंपाउंड्स मिलेंगे इनके। तो स्कैंडियम की अगर अपन बात करें तो +3 में ही इसके ज्यादातर कंपाउंड्स में मिलते हैं, और मोस्ट स्टेबल भी क्या इसका +3 है। देखो जो मोस्ट स्टेबल है उसमें तो कंपाउंड्स मिलेंगे सही, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसमें तो मिलेंगे, उसमें तो कोई सवाल नहीं है। उसके अलावा किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उसके ज्यादातर कंपाउंड्स मिलते हैं उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो +4 में तो मिलेंगे टाइटेनियम के साथ साथ इसके +2 में भी कंपाउंड्स मिलते हैं, तो ये पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी। इसी तरीके से अगर अपन वेनेडियम की बात करें तो +3 मोस्ट स्टेबल है, तो +3 में तो मिलेंगे ही, +2 में उतने नहीं मिलते हैं, लेकिन +4 और +5 में भी मिलते हैं, तो ये इनकी पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी। अभी पॉपुलर वाला तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको हल्का सा रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन किस में ज्यादा कंपाउंड बनाता है, या तो पूछता है मोस्ट स्टेबल, या पूछता है तुमसे हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो ये पॉपुलर नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन किस में ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो क्रोमियम की अगर अपन बात करें तो क्रोमियम का +3 मोस्ट स्टेबल है, तो उसमें तो कंपाउंड बनाएगा ही वो। उसके अलावा इसके +2 में भी कंपाउंड्स मिलते हैं ठीक ठाक, और +6 में भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। Mn की अगर अपन बात करें तो एसिडिक मीडियम में +2 ज्यादा स्टेबल है, बेसिक मीडियम में +4 ज्यादा स्टेबल है, तो उन दोनों में तो कंपाउंड्स मिलेंगे ही। उसके साथ साथ उसके कंपाउंड +6 में भी मिल जाते हैं, और +7 में भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से आयरन के जो होते हैं ज्यादातर +2 और +3 में ही मिलते हैं। तो अपन बोल जाते हैं कि नॉर्मली आयरन की क्या होती है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, या पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 2 है, +2 और +3। +4 +5 +6 इसमें रेयरली ही कोई कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं। कोबाल्ट के लिए अगर बात करें तो +2 +3 इसका +2 में तो मिलेंगे, साथ साथ +3 में भी मिलते हैं कोबाल्ट +3। Na का भी +3 में भी कंपाउंड्स मिलते हैं। कॉपर +2 में ज्यादा स्टेबल है, सॉरी +1 में ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादातर कंपाउंड +1 में ही मिलते हैं। और जिंक का तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो उसका कंपाउंड भी किसमें मिलेगा, +2 में ही मिलेगा।
तो ये जो अपन ने यहाँ पे ऐसे सर्कल से दिखाया है, तो ये एक तरीके से बता रहा है पॉपुलर ऑक्सीडेशन नंबर्स या स्टेट्स। तो एक तरीके से याद नहीं करना है, रटना नहीं है किसका किस में मिलता है, बस रफ आइडिया रखना है कि ये इसमें ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, इसमें ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, तो ताकि कभी अगर गलती से कुछ हो तो तुम पता कर पाओ। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये तो अपने पास 3D सीरीज के लिए बात हो गया डी ब्लॉक में, कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है और कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये था अपने पास। अब 4D सीरीज 5D सीरीज, इनके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का ही अपन याद रखेंगे। तो उसमें अपने पास देखो क्या क्या आता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये कॉमन मेटल्स है जिनका तुम्हारे पास बार बार कंपाउंड्स आते रहेंगे। तो प्लेटिनम और पैलेडियम की बात करें तो दोनों एक ही ग्रुप में, निकल वाले में, तो इनके +2 और +4 में ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं। सिल्वर की अगर अपन बात करें तो +1, गोल्ड की अगर अपन बात करें तो +1 में भी मिलते हैं और +3 में भी मिलते हैं। और मरकरी की अगर अपन बात करें तो इसके भी +1 में भी मिलते हैं और +2 में भी मिलते हैं। अच्छा, अगर तुमको ध्यान हो तो मरकरी की अपन ने कहीं ना कहीं ये तो बात किया होगा कि +2 में अपने पास जो आयन मिलता है उसको अपन लिखते हैं क्या, Hg+2। नहीं, तुमको नहीं बताया होगा भी ये। चलो, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो +2 में अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि Hg+2 रहेगा। जैसे आयरन की अपन +2 में बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, Fe+2। +3 में बात करते हैं अपन क्या लिखते हैं, Fe+3। ऐसे यहाँ पे अगर सिल्वर की बात करोगे तो Ag+ आ जाएगा, गोल्ड की बात करोगे तो Ag+ और Au+ और Au+3। प्लेटिनम की बात करोगे +2 में तो Pt+2 लिखेंगे और Pt+4 लिखेंगे अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो। लेकिन मरकरी में थोड़ा सा अलग है कि +2 वाला जो आयन है उसको तो अपन ऐसे लिखते हैं Hg+2। लेकिन जो +1 की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल बात है। तो क्या है वो, देखो Hg+ ऐसा कोई आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब अपन +1 बोल रहे हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Hg+ ऐसा कोई आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो Hg+1 अपन क्यों बोल रहे हैं, तो देखो अपने पास ऐसा एक आयन मिलता है अपने को Hg2+2 कि दो Hg जो है आपस में कंबाइंड है और उनके ऊपर क्या है, +2 चार्ज है। तो पर एटम अगर बात करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी बना देते हैं कि यहाँ पे दो Hg हैं, दो मरकरी एटम है, तो दोनों के ऊपर अपने पास इस तरीके से पहली बात तो बॉन्ड रहेगा और दोनों के ऊपर अपने पास क्या होता है, +1 चार्ज होता है। तो Hg पे तो अपने पास क्या आ रहा है, एक पे तो +1 ही आ रहा है ना, या एवरेज निकालोगे तो दो एटम है, +2 का चार्ज है, तो अपने पास कितना आ गया, +1। तो जब भी Hg+1 की बात की जाए तो अपने पास Hg+ जैसा कोई आयन नहीं है। Hg2+2 की वो बात करता है कि अगर मैं बोलूं कि मरकरी पे +1 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, Hg2+2 की। और इसको अपन नाम भी देते हैं, नेमिंग अपन जो अगला चैप्टर है जो मैं बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, उसमें अपन यही सब सीखते हैं कि कैटाइंस को किस तरीके से नाम देना है, एनाइन को किस तरीके से नाम देना है। तो वहां पे अपन इसका नाम देना भी सीखेंगे, लेकिन अभी ध्यान रख लो कि इसको अपन बोलते हैं क्या, मर्क्यूरस आयन। और Hg+2 जो है इसको अपन बोलते हैं क्या, मर्क्यूरिक आयन। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि Fe+2 आयरन जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुरंत तुम्हारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि Fe+2 की अपन बात कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि अपने पास जो है सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम्हारे मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि Hg+ आयन की बात हो रही है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि अपने पास क्या है, जीनोन जो है सॉरी जीनो तो इनर्ट गैस हो गया, प्लेटिनम की बात कर लेते हैं या जिंक की बात कर लेते हैं कि जिंक जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब अपने पास Zn+2 आयन की बात हो रही है। तो इसी तरीके से मैं तुमको बोलूं कि मरकरी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अपने पास बात होगी कि Hg+2 आयन की बात हो रही है, जिसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, मर्क्यूरिक आयन। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि मरकरी +1 में है, तो मरकरी +1 का मतलब ये नहीं है कि Hg+ है, ऐसा तो कोई आयन बनता ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। जब भी मैं बोल रहा हूँ कि मरकरी +1 है तो उसका मतलब ये है कि दो Hg के एटम है जिनके ऊपर क्या है, नेट +2 चार्ज है।
तो इस आयन की अपन बात कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, मर्क्यूरस आयन। तो ये कभी नहीं बनता है, ये तुमको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेके। अपने पास जो बनेगा वो यही बनता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बात यहाँ पे है कि जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अगर मेटल्स है तो मेटल्स में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अपने पास मरकरी मेटल है, लेकिन इसमें अपने पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है दोनों एटम के बीच। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि मेटल एटम्स के बीच का कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये था अपने पास कुछ इसके बारे में बात। एक और चीज अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो क्या है वो, कुछ मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा किसके बारे में, ग्रुप 18 के बारे में। तो ग्रुप 18 में अपने पास वैसे इनर्ट गैस आती है, तो वहां पे अपने पास हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है एंड रेडोन है। कि रेडोन का तो उतना बात होता भी नहीं है, फिर भी लिख लो चाहो तो देखो पहले अपने पास जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता था इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस में नाम में इनर्ट आ रहा है, मतलब वो क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब उनके कोई कंपाउंड्स वगैरह नहीं बनते। तो स्टार्टिंग में ये माना जाता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि कुछ इनर्ट गैस के एटम से जो बॉन्ड बना सकते हैं, तो फिर बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, नोबल गैस कर दिया। मतलब रिएक्टिव है लेकिन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो पुराना नाम इनर्ट गैस है और नया नाम जो है नोबल गैस है, मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कुछ कुछ ही क्या कर पाते, रिएक्शन कर पाते, वो भी किसी स्पेसिफिक कंडीशंस पे। ऐसा नहीं कि नॉर्मली रिएक्ट कर जाएगा, वो तुमको फोर्स करना पड़ेगा तब रिएक्शन करेगा, वो अपने आप से तो नहीं करेगा। तो ये है, तो इसमें अपने पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, इनके तो कोई कंपाउंड नहीं मिलते हैं, अभी तक कोई भी कंपाउंड इनके मिले नहीं है। तो कोई कंपाउंड नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। क्रिप्टॉन की बात करें तो इसका अपने पास सिर्फ एक कंपाउंड नोन है जो है अपने पास KrF2, मतलब एक ही कंपाउंड इसका बनता है, दैट इज KrF2। तो फ्लोरीन अपने पास, तो फ्लोरीन तो अपने को पता है क्या है, -1 में रहना पसंद करता है, तो 2 फ्लोरीन मतलब -2 हो गया, तो क्रिप्टॉन पे आएगा क्या, +2। तो क्रिप्टॉन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, दैट इज +2, वो भी किस कंपाउंड में आता है, KrF2 में। जीनोन के ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं, ये काफी सारे कंपाउंड बनाती है, बॉन्डिंग में अपन देखें भी सही इसके बहुत सारे कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो उसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2, +4, 0 तो रहेगा एलिमेंटल फॉर्म में, +6, +8, इस तरीके से +8 तक जाता है मैक्सिमम। और रेडोन का अगेन फिर कोई कंपाउंड नहीं मिलता है। तो अपने पास क्रिप्टॉन और जीनोन ही क्या है जो कंपाउंड बना रहा है। तो क्रिप्टॉन का सिर्फ एक कंपाउंड मिल रहा है, जीनोन के काफी सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो ये इनर्ट गैस के बारे में बात होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अच्छा तुमसे पूछ ले कि इनर्ट गैस पे मोस्ट स्टेबल क्या है, तो वैसे तो अपन भी लिख चुके थे पहले कि जब भी अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक में ग्रुप 7 और ग्रुप 18 के लिए जो है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोस्ट स्टेबल है। तो इनर्ट गैस की अपन बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 में लोवेस्ट तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो क्योंकि हीलियम कोई कंपाउंड नहीं बनाता, इसकी 0, नियोन कोई कंपाउंड नहीं बनाता, इसकी 0, आर्गन कोई कंपाउंड नहीं बनाता है, इसका भी 0, एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में तो 0 ही रहेगा। क्रिप्टॉन एक बनाता है तो उसमें +2 है, मतलब नॉर्मल क्या रहेगा, 0। इसका कंपाउंड्स में क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो लोवेस्ट तो इसकी क्या आ जाएगी, 0। वैसे भी अपने फॉर्मूला वही लिखा था ग्रुप नंबर -18, तो 18 - 18 क्या होता है, 0 ही होता है। तो लोवेस्ट जो आएगी वो 0 ही आएगी। और लोवेस्ट ही क्या होती है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो चाहो तो ये भी लिख लो पॉइंट, वैसे वैसे फॉर्मूले से निकाल लोगे, फिर भी लिख लो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नोबल गैसेस, कोई भी हो सबके लिए, भले क्रिप्टॉन जीनोन कंपाउंड बना रहा है लेकिन मोस्ट स्टेबल तो उनका 0 ही है, 0। तो ये हो गया। एक और चीज यहाँ पे अपन लिखेंगे कि जैसे अपने पास कुछ एलिमेंट्स हैं, Fe हो गया, आयरन हो गया, AS हो गया, और S मतलब एंटीमनी हो गया, और बिस्मथ हो गया, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी।
तो ये है अपने पास। तो आयरन का जो होता है कि अपन ने जैसे बोला कि +2 मोस्ट स्टेबल है और +3 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ज्यादातर कंपाउंड्स इसके +2 और +3 में ही मिलते हैं। तो देखो +2 ज्यादा स्टेबल तो है, लेकिन +2 और +3 की स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा सा फर्क है। तो आयरन को +2 से +3 में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और +3 से +2 में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमको वहां पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर +2 से +3 में ले जाना है तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है, और +3 से +2 में भी इजीली कन्वर्ट हो जाता है, कि दोनों में जो स्टेबिलिटी हो कंपेरेबल है, जो डिफरेंस हो थोड़ा सा है, थोड़ा सा जो है +2 का पलड़ा भारी है, +2 ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके लिए क्या है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो लगभग सेम है, उनकी अपन बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी वाइज। तो इसी तरीके से अगर अपन आयरन की बात करें, सॉरी आयरन की तो बात होगी, +2 और +3 जो होता है लगभग सेम स्टेबिलिटी होती है, लेकिन +2 ज्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि आयरन इसके लिए, आयोडीन के लिए, तो इसके लिए -1 और 0 लगभग सेम स्टेबिलिटी है। अगर नॉर्मली अपन पूछेगा तो -1 में अपन बोलेंगे कि ज्यादा स्टेबल है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी हाँ -1 में ज्यादा स्टेबल है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इस तरीके से। और ये हो गया, ठीक है। आर्सेनिक के लिए अगर अपन बात करें तो इसके लिए अपने पास आ जाएगा क्या, +3 और +5। तो इसके लिए +3 और +5 लगभग कंपेरेबल स्टेबल हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछने को आ जाए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो फिर अपन बोलेंगे कि +3 ज्यादा स्टेबल है दोनों में से, लेकिन दोनों लगभग कंपेरेबल हैं। इसी तरीके से अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें अपने पास क्या है, इसमें भी सेम रहेगा, +3 और +5 दोनों लगभग कंपेरेबल ही है। लेकिन इसमें भी कोई अड़ जाए नहीं तुमको, तो दोनों में से एक बताना है, तो फिर अपन वही बोलेंगे कि +5 ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स। सर आयोडीन हाँ में -1 ज्यादा होगा ना स्टेबल? हाँ हाँ, मतलब दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो -1 ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे +2 ज्यादा स्टेबल है, इसमें +5 और इसमें भी +5। लेकिन +3 भी कम स्टेबल नहीं है, लगभग सेम ही है। लेकिन फिर भी तुमसे अगर डिफरेंस पूछना चाहे तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो इनको अपन नाम देते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जिनमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है वो लगभग बराबर स्टेबिलिटी रखती है। तो इनको अपन नाम देते हैं टॉगलर एलिमेंट्स। कि वो किसी से किसी में भी जा सकता है, क्योंकि लगभग ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये है अपने पास। एक और क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, तो देखो टॉपिक है तो पूरा याद करने वाला, पर थोड़ा रिलेट करके याद रखोगे तो ज्यादा इजीली याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जा सकती है कहाँ तक, +8 तक। और कौन कौन से एलिमेंट है जो +8 तक जाते हैं, वो है अपने पास एक तो जीनोन, एक ओस्मियम, और एक अपने पास रूथनियम Ru। ये 3 एलिमेंट्स है जो +8 तक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो ये था अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड डिस्कशन। नहीं +8 में उसके इतने कंपाउंड नहीं मिलते हैं, +6 तक ही सर डी जाएगा ब्लॉक ना। की आपने सर नीचे की नहीं बताई। क्या चीज? सर डी ब्लॉक में सर आपने सर नीचे की नहीं बताई। नीचे पास काम नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं बताया। ये लिखा था अपने जितने काम आने वाले थे इधर, ये नीचे वाले ही तो थे। कहाँ गया वो? प्लेटिनम, नहीं पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इनके ही कंपाउंड्स अपने पास जनरली आएंगे बस, बाकी के नहीं आएंगे। तो ये था अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड डिस्कशन। तो इसी के क्वेश्चंस आएंगे, तुम सीट में देखो तुमको मिल जाएंगे। बाकी इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो वैसे है बॉन्डिंग का पार्ट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए अपन बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो किस तरीके से अपन इसको रिलेट करेंगे। तो इसमें पहले हेडिंग डालना, लास्ट टॉपिक है अपने पास पीरियोडिक टेबल में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, पहली बात तो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के लिए ऑब्जर्व किया गया है। तो अपन उन्हीं की बात करेंगे। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 की अपने को बात करनी है। तो ग्रुप नंबर 13 में देखिए तो अपने पास एलिमेंट आएंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और इसमें अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये अपने पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो अपन बात क्या करने वाले हैं कि अगर ग्रुप 13 के अपन देखें तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आता है NS2 NP1। ग्रुप 14 की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4। और इसके अगर अपन बात करें तो NS2 NP3। तो मैं यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, वो कौन कौन सी है उसकी बात करेंगे, और किस तरीके से एक की कम स्टेबिलिटी एक की ज्यादा स्टेबिलिटी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो अपने पास बात हो गया क्या क्या एलिमेंट है। NP2 होगा ना? क्या चीज? हाँ हाँ, NP2 होगा। हाँ, तो देखो अपने पास क्या है, तो मैं दो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूँ थोड़ा उसको समझने की कोशिश करना। अगर मान लो कि मैं पी का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, +1। और अगर पी के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, +2। और अगर इसमें मैं पी के तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो अपने पास क्या आएगा, +3, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना ही अपने पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पी सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है अगर उन सारों को मैं रिमूव कर दूं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही उसकी मेरे को बात करनी है। तो अपने पास बोरॉन फैमिली के लिए आया क्या, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन है क्या, NS2 NP1 +1। नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2, तो पी के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के पॉसिबल आएगा क्या, +2। और अपने पास जो था क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कार्बन फैमिली के लिए अपने पास NS2 NP2 है, तो वहां पे अपने पास पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है, +2। और नाइट्रोजन फैमिली के लिए अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, तो यहाँ पे अगर पी के तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो अपने पास पॉसिबिलिटी है किसकी, +3 की। तो ये अपने पास पी के हिसाब से बात हो गया। अगर मैं एस और पी दोनों को निकालूं, अगर मैं एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो एस और पी में मिला के अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना पॉसिबल है, +3। अगर इस पे भी मैं एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, +4। यहाँ पे भी निकाल दूं तो +2 और +3, मतलब अपने पास क्या आएगा, +5। तो एक बार अपन बात करें कि पी के इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एक बार अपन ने बात की कि एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो यहाँ पे अपने पास पॉसिबल है क्या, बोरॉन फैमिली में +1, कार्बन में +2, नाइट्रोजन में +3। और जब सारे निकल जाएंगे तो बोरॉन में +3, कार्बन में +4, नाइट्रोजन में +5। और ये छोटा है तो इसको मैं बोल देता हूँ कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको मैं बोल देता हूँ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इनेट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है उसको अपन एक्सप्लेन तो करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आता है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर रीजन अपन बाद में देख लेंगे। तो अपने पास देखो इनेट पेयर इफेक्ट ऐसा बोलता है कि अपने पास जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है, दैट इज दीज एलिमेंट्स, ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में, मतलब लास्ट पीरियड वाले एलिमेंट को हटा दो तुम, दैट इज थेलियम को, लेड को और बिस्मथ को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अपन बात कर रहे हैं किस किस की, +1 और +3। तो इन सब के लिए जो है जो +3 है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से अगर इनके लिए बात करो तो नाइट्रोजन फैमिली में अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हटा दे तो जो ऊपर वाले 4 एलिमेंट है उन सब के लिए जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +5 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +3। तो यहाँ पे अपन ये बोलेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो लास्ट पीरियड में अपने पास एलिमेंट है दैट इज दीज एलिमेंट्स, तो ग्रुप नंबर 13 में अपने पास आ गया क्या, थेलियम, ग्रुप नंबर 14 में अपने पास आ गया क्या, लेड, और ग्रुप नंबर 15 में अपने पास क्या आ गया, बिस्मथ। इनके लिए जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये लोग जो हैं, थेलियम की बात करें तो +1 में रहना पसंद करेगा, लेड की बात करें तो ये +2 में रहना पसंद करेगा, और बिस्मथ की अगर अपन बात करें तो ये +3 में रहना पसंद करेगा। और बाकी इनके ऊपर वाले जो है
नाइट्रोजन फैमिली से हैं तो +5 में, कार्बन फैमिली से हैं तो +4 में, बोरोन फैमिली से हैं तो +3 में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपने पास बात हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसकी अपने को देखना है, तो उसी से अपने पास नाम भी आ रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो तुमको सर ये इनकी ध्यान रखना लोएस्ट है 1 2 और 3 ही होती है क्या, नहीं अपन इन इनकी सिर्फ सर? इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात कर रहे हैं। इसको लोवेस्ट नहीं बोल के अपन ऐसा बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन 2 को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ। ओके सर। हाँ तो सही बोल रहे हो, लोवेस्ट बोलना ज्यादा सही नहीं है, तो लोअर बोल देते हैं। इन दोनों में लोअर ये है और इसमें अपने पास हायर ये हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ ये बोल सकते हैं हाईएस्ट से -2 हो जाता है क्या चीज, सर? हाईएस्ट से -2 हो जाता है सर इनर्ट पेयर इफेक्ट में, क्योंकि एस वाले सर इनर्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ एकदम सही, ऐसा बोल सकते हैं जब तुमको पता है तो यही बोलेंगे मतलब आगे भी। हाँ तो ये है अपने पास। तो अपन ये बोल रहे हैं कि नेट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। और जो लास्ट पीरियड के एलिमेंट्स है दैट इज ग्रुप 13 में अपने पास थेलियम आएगा, इसमें अपने पास लेड आएगा, इसमें अपने पास बिस्मथ आएगा, तो इनके लिए लोअर वाली ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो इसका रीजन समझते हैं ऐसा क्या है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं किसका, लेड का। तो लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 82 इसका एटॉमिक नंबर है। अच्छा तो इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लास्ट के कुछ सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस देखूंगा। देखो अपन एक और चीज करते हैं, ये अपन ने पढ़ा नहीं, मैं तुमको क्वांटम नंबर में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपने को पता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 1s2 2s2 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास ऑक्सीजन के आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने को पता है कि ऑक्सीजन के पहले जो यूनिट केस आती है वो अपने पास क्या है, हीलियम। और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ऐसे भी लिख देते हैं कि हीलियम 2s2 2p4। ऐसे हीलियम के सॉरी ऑक्सीजन के नीचे अपने पास क्या आता है, सल्फर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो अपने पास सल्फर के पहले जो नेट गैस आती है वो आती है क्या, नियोन। और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अलावा अपने पास क्या है 3s2 3p4। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, देखो कि पीरियोडिक टेबल में अपन बात करें कि अपने पास जैसे हैं पीरियड नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, और इधर अपने पास जो है लास्ट ग्रुप में हीलियम आएगा पीरियड नंबर 1 में, इधर अपने पास नियोन आएगा 2 में, इधर आर्गोन आएगा, उसके बाद क्रिप्टोन आएगा। ठीक है, तो क्या जी, कुछ नहीं हाँ सर। हाँ तो देखो अपने पास क्या है कि कोई भी अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हो तो उसके पहले जो यूनिट केस आ रही है वो क्या है, हीलियम है। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। तो 1s2 की जगह तुम सिर्फ हीलियम भी लिख सकते हो कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है। इसी तरीके से अगर तुम पीरियड 3 का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हो तो पीरियड 3 के पहले जो सेकंड पीरियड है उसमें अपने पास कौन आ रहा है, नियोन। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या होता है 1s2 2s2 2p6। तो 1s2 2s2 2p6 की जगह सिर्फ नियोन भी लिख सकते हो जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा, और उसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको ऐसे लिख दो। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका अपन ब्रीफ में आगे बात करेंगे, थोड़ा सा तुमको आइडिया लगाओ कि कैसे है, आगे अपन इसको पूरा बनाएंगे दोबारा से। तो ये था अपने पास। तो यहाँ पे मैं जो लेड का सॉरी अपन जो लेड की बात कर रहे हैं तो लेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ क्यों तुमको नया चीज नहीं लगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि जीनोन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो रहेगा ही। उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4s आएगा, सॉरी 4f आएगा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5d आएगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6s2 आएगा, और 6p अपने पास 6 आएगा। तो जो भी जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो है
साथ में उसके अलावा बाकी जो सब सेल्स है वो उनमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट इज 4f में 14 है, 5d में 10 है, 6s में 2 है और 6p में अपने पास लेड है ना, तो 2 आएगा ना यार, 6p 2 है। कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो कार्बन फैमिली के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP2। तो वैलेंस सेल हो गया अपने पास 6th सेल, तो क्या आ जाएगा 6s2 6p2। इस तरीके से अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब यहाँ पे अगर देखो, इसको तो मिटा दे रहा हूँ, कि अपन जो बोल रहे थे, हाँ, तो अपन ये बोल रहे थे कि अपने पास जो है वैलेंस सेल में से अपन इलेक्ट्रॉन निकालने थे, कि जैसे अपन ने अगर क्या किया, NP से निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +2 आएगा, और NS और NP दोनों से निकाला तो अपने पास क्या आएगा, +4 आएगा। ये अपन बोल रहे थे कि +2 की पॉसिबिलिटी अगर P के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे और S और P दोनों के निकाल दे वैलेंस सेल से, तो +4 का स्टेबिलिटी है। तो 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर 6p के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो +2, और वैलेंस सेल से 6s और 6p दोनों का निकाल दे तो +4। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि अपन ने जैसे बोला कि लेड के लिए जो है लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये ज्यादा स्टेबल है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, दैट इज लेड के लिए अगर अपन बात करें तो +2 जो है ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, इसकी अपने को बात करनी है एज कम्पेयर टू +4। तो +4 अपने पास तब आती जब अपने पास S के दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P के दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं। +2 तब आ जाती जब अपने पास P के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो अगर मैं इसको बना के देखूं कि अगर वैलेंस सेल जो है इसमें अपने पास 6s है, तो 6s में अपने पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो ये 6p है, 6p में अपने पास क्या है, 3 ऑर्बिटल है, और अपने पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 2। ठीक है, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने पास होता क्या है कि मैं ये जो 6p के 2 इलेक्ट्रॉन है इनको तो मैं इजीली निकाल देता हूँ, तो उसकी वजह से अपने पास आ जाती है +2। लेकिन जब मैं S के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रहा है कि लेड में अपने पास क्या है, 4f14 और 5d10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब D सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और F सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और F सब सेल जो यहाँ पे नया रहेगा, क्योंकि इससे पहले क्या आया होगा, लेंथेनाइट सीरीज आया होगा 6th पीरियड में, तो 4f के इलेक्ट्रॉन से वो नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनकी अपने पास क्या हुआ होगा, वीक सिल्डिंग, और साथ में 5d भी है, उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो d की भी क्या होती है, वीक सिल्डिंग होती है। तो अपने पास जो है 4f सब सेल मतलब 7 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वीक सिल्डिंग हो रही है, 5d सब सेल मतलब 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी वजह से वीक सिल्डिंग हो रही है। तो ड्यू टू weak shielding of n-2f and n-1d orbital electrons ns2 की s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि P के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो इजीली निकल जाएंगे क्योंकि वो 6p में है, तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, क्योंकि 6p सब सेल का एनर्जी ज्यादा है, थोड़ा दूर रहेगा। वैसे भी P के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा वॉल्यूम में फैले हुए, तो रिलेटिवली थोड़े दूर रहेंगे, अपन ऐसा बोल सकते हैं। और 6s जो है ये अपने पास रहेगा रिलेटिवली, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो पेड है, तो पेड से अनपेड करने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ती है, और साथ में न्यूक्लियस के पास है, तो वहां पे जो एनर्जी अपने को देना पड़ेगा वो ज्यादा चाहिए होगी, और वो एनर्जी जो होती है नॉर्मल कंडीशन पे अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए अपने पास से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिमूव हो ही नहीं पाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं हो पाएंगे तो अपने पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी अपने पास, +2 ही आएगी, +4 तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकम इनर्ट, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकम इनर्ट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या मतलब है, ये अपन बॉन्डिंग में सीखेंगे, दोबारा से इसको देख लेंगे, वहां पे अपने को देखने में पड़ेगा जब अपन हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, तो वहां पे तो तुम तो सिर्फ ऐसे ध्यान रखो कि जो ये 6s के अगर अपन लेट की बात कर रहे हैं या अपन बात करें जनरल बात कर दूं मैं अभी, कि जो अपने पास ये लास्ट पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, तो इन लास्ट पीरियड वाले एलिमेंट्स से पहले अपने पास क्या आ रही है, लेंथेनाइट सीरीज आ रही है,
और लेंथ एंड लाइट सीरीज में अपने पास क्या है, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है जिनकी क्या होती है, वीक शिल्डिंग होती है। और उस वीक शिल्डिंग की वजह से अपने पास क्या हुआ है, फर्क ये पड़ा है उसकी वजह से कि अपने पास जो ये 6p के इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें दिखेगा नहीं कि ये जो अपने पास 6p के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इजीली रिमूव हो जा रहे थे, लेकिन 6s वाला जो न्यूक्लियस के थोड़ा पास है उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा आ जा रहा है, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉसिबल हो जाएगी, दैट इज लेड के केस में +2, लेकिन +4 जो है ये उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है, उतना इजीली नहीं आ पाएगा। तो +2 अपन बोलेंगे कि ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +4, कि +2 को ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू +4। तो ये है अपने पास, ये तुमको क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? यस चलो तो इसी चीज को अपन पूरा लिख देते हैं दोबारा से। सर। हाँ बोलो। जी सर सर। एक बार वीक शील्डिंग का थोड़ा मतलब बता दीजिए, मतलब वीक शील्डिंग। अरे वीक शिल्डिंग मतलब जो है कि वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यस सर। ये क्या करते हैं, रिपल्सन ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये अपन ने देखा था ना कि एटम में अपने पास अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, यस सर। और नीट में अपने पास अट्रैक्शन होता है। तो अगर एफ में इलेक्ट्रॉन है और डी में इलेक्ट्रॉन है तो रिलेटिवली वो कम रिपल्सन जनरेट करता है, इसकी वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है। अच्छा ओके सर, ठीक है। तो अपने जो पढ़ा उसी को अपन दोबारा लिख रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट mostly observed in the heavier elements मतलब जो लास्ट में प्रेजेंट है, heavier elements of group number 13, 14 and 15, ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो मतलब एक तरीके से क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो 13 में अपने पास थेलियम हो गया, तीन ही तो एलिमेंट है, डायरेक्टली लिख लेते हैं। और 14 में अपने पास लेड हो गया, और 15 में अपने पास बिस्मथ हो गया। तो इन तीनों एलिमेंट्स में अपने को इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है उसको भी अपन लिख लेते हैं कि इन दीज एलिमेंट्स, जो तीन एलिमेंट्स अपन लिखे हैं, इन दीज एलिमेंट्स ड्यू टू मोर अट्रैक्शन, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ड्यू टू मोर अट्रैक्शन ऑन NS2 इलेक्ट्रॉन्स की, वही था अपने पास कि F के इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग थी, D के इलेक्ट्रॉन्स की वीक शिल्डिंग थी, उसकी वजह से NS के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अच्छा S पे 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसलिए अपने पास वर्ड आ रहा है इनर्ट पेयर, कि 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर जो हो गया वो इनर्ट हो गया, बाहर निकलना नहीं चाह रहा है या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेने जा रहा है। तो वो एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो कि क्या बन गया, इनर्ट बन गया, इसी को अपन नाम आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this pair of electrons becomes inert to participate in bonding, and this effect is called inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट की इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेने से इनर्ट हो गया या बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, इनर्ट हो गया, मतलब तो उसको अपन बोल रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये था अपने पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ध्यान तुमको ऐसे रखना है कि 13, 14, 15 रिजल्ट, तो तुमको रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है कि 13, 14, 15 में जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज इसमें बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इसमें कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, इसमें आयरन हो गया, इसमें अपने पास क्या हो गया,
फॉस्फोरस, इसमें आर्सेनिक, इसमें बिस्मथ। इनके लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट अपने पास, कि हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लोअर वाले से ज्यादा स्टेबल है। हायर मतलब नाइट्रोजन के लिए बात करें तो इसमें अपने पास जो है +5 ज्यादा स्टेबल रहेगा, किससे, +3 से, कि +5 इज मोर स्टेबल देन +3 फॉर दीज एलिमेंट्स। और जो लास्ट वाला है उसके लिए लोअर ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब +3 जो है ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +5। इसी तरीके से इनकी बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सॉरी लेड तो लास्ट हो जाएगा। तो जो पहले 4 एलिमेंट है इनके लिए हायर मतलब +4 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2। और जो लास्ट वाला है लेड, इसके लिए अपने पास क्या है, +2 ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू +4। और ऐसे अपने पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनके लिए भी हायर वन ज्यादा स्टेबल है, दैट इज +3 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू +1। और लास्ट जो है उसके लिए लोअर मतलब +1 इज मोर देन +3। क्लियर है क्या पूरा? तो तुमसे पूछा यही जाएगा, आयन दे देगा, पूछेगा कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो ये मैंने लिख भी दिया एक तरीके से कि किसके लिए क्या ज्यादा स्टेबल है, क्या कम स्टेबल है। हो गया? अरे हो गया। सर एक क्वेश्चन था, जो पिछली क्लास में सर आपने रिलेशन नहीं लिखाई थी। क्या चीज? सर पिछली क्लास में जो रिलेशन लिखाई थी वो बता दीजिए। पिछली क्लास में कौन सा? सर लास्ट में जो पोलिंग स्केल के बाद आपने लिखवाई। अच्छा वो तो नोट्स भेजा था ना मैंने, वो तो अभी ढूंढना पड़ेगा यार। तो मेरे को सर मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। सर वो मुझे समझ नहीं आई थी सर, वो आपने फिर कट हो गई थी आपकी वॉइस फिर लास्ट में। अच्छा, रिलेशन में तो अपन जो याद ही करना था एक तरीके से कि 2.8 टाइम्स होता है वो। ठीक है, बता देंगे, पहले इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है, तो अपने पास इंडियम है +3 एंड +1। सेकेंड गैलियम है +3 और +1। लेड है अपने पास +2 और +4। थर्ड अपने पास आ जाएगा क्या, थेलियम है, ये आ जाएगा +1 एंड +3। और फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो इसमें ले लो तुम बिस्मथ, तो बिस्मथ +5 और +3। हाँ, अब बताओ किस में क्या आएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन सा कम स्टेबल रहेगा। सर 3+ वाला। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाले एलिमेंट्स आते हैं दैट इज थेलियम, लेड और बिस्मथ, इन 3 एलिमेंट्स के लिए क्या लोअर वाली ज्यादा स्टेबल है। तो इन 3 को ध्यान रख लोगे तो बाकी अपने आप ज्यादा याद हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, थेलियम, लेड और बिस्मथ। तो जो पहले 3 लास्ट के 3 ऑप्शन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये अपने पास वो है जहाँ पे नेट पर इफेक्ट लग रहा है, मतलब जिनके लिए लोअर वाली ज्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए +2 रहेगी, इसके लिए +1 रहेगा और इसके लिए +3 रहेगा। और बाकी में क्या होता है, हायर ज्यादा स्टेबल होती है, तो इंडियम के लिए +3 और गैलियम के लिए भी +3। तो इस तरीके से तुमको आंसर पूछे जाएंगे, तो तुमको आंसर आ जाना चाहिए, मतलब आंसर करना आना चाहिए इनको। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये समझ में आया ना इसमें किस तरीके से लिखा मैंने? एक बार फिफ्थ वाला बता दीजिएगा। अच्छा, तो देखो अपन ने क्या देखा था कि जैसे अपने पास क्या इंडियम +3 और +1 है, गैलियम +3 +1 है, लेड +2 +3 है। तो अपन ये बोला तो था कि अपने पास क्या होता है, जो ग्रुप 13 है उसमें लास्ट एलिमेंट, तो ग्रुप 13 में लास्ट एलिमेंट अपने पास तरीके से क्या आ जाएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ग्रुप 14 में भी लास्ट, तो वहां पे आ जाएगा लेड। और ग्रुप 15 में भी लास्ट दैट इज बिस्मथ। यही तो लिखा था अपने की हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है।
तो इनके लिए अपन ने क्या बोला था कि लोअर वाली जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा स्टेबल रहेगी हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो वही देखना है कि जैसे अपने पास यहाँ थेलियम दिया है यहाँ पे, तो थेलियम के लिए +1 गिवन है, +3 गिवन है, तो अपने को पता है कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो इसके लिए लोअर वाली ज्यादा स्टेबल रहेगी, दैट इज +1। लेड की बात करें तो यहाँ पे अपने को +2 गिवन है, +4 गिवन है, तो इसके लिए भी लोअर वाले ज्यादा स्टेबल रहेगी, दैट इज +2। बिस्मथ है, इसके लिए भी अपने पास क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो इसके लिए भी लोअर वाले ज्यादा स्टेबल रहेगी, +3। समझ में आया क्या? यस सर। और बाकी एलिमेंट्स में क्या होती है, हायर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पे इंडियम के लिए +1 और +3 दिया है, मतलब +3 ज्यादा स्टेबल रहेगी। गैलियम के लिए भी +3 और +1 दिया है, तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो इस तरीके तुमको सोचना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही दिया था सबके लिए, तो या तो ये याद रखो कैसे अपन लिखा है। तो ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ये लिखा ही अपन ने, ये पॉइंट तुम्हारे लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वाले जो एलिमेंट है उन्हीं में लगता है, मतलब इन 3 एलिमेंट में लगेगा, तो इन तीनों के लिए सिर्फ लोअर वाली स्टेबल रहेगी, बाकी जितने भी है सबके लिए हायर। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो कैसे, कि स्टेबिलिटी वाइज ही पूछता है इसमें क्वेश्चन, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स। तो इसमें अपने पास क्या है, फर्स्ट में PbO एंड PbO2, थर्ड Ga2O3 एंड Ga2O, एक और आ जाएगा अपने पास SnO एंड SnO2, ये अपने पास आ गए। तो तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऑक्साइड्स गिवन है, तो इनमें तुमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। और मैंने Lm PbO more stable, क्या PbO more stable। अच्छा हाँ, PbO मोर स्टेबल रहेगा। तो देखो किस तरीके से अपने यहाँ पे देखना है कि PbO है और PbO2 है, तो तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सेंट्रल एटम का, और अपने पास जो है मेटल ही यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगी। तो यहाँ पे अपन ने पास क्या हो जाएगा, वो याद करो मोल कंसेप्ट अपन जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो अपन ऑक्सीजन को पहले असाइन करेंगे, वो रूल्स अगर तुमको ध्यान रहो तो उसके हिसाब से वो रूल्स ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास कहीं भी निकालने को आ सकती है, बॉन्डिंग में भी बहुत जगह निकालनी पड़ेगी, मतलब 1-2 कंसेप्ट में निकालनी पड़ेगी, तो ये काम आती रहती है। तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि तुमको याद होना ही चाहिए, हर टाइम पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जनरली ऑक्सीजन जो होता है -2 में होता है, तो लेकिन हमेशा नहीं होता है, तो फिर तुमको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाएगी। तो वो पॉइंट तो तुमको याद होने चाहिए, क्योंकि वो बार बार यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन -2 रहेगा तो लेड अपने पास +2, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दोनों -2 में है, तो टोटल हो जाएगा -4, तो लेड यहाँ पे आएगा +4। तो लेड के लिए अपने पास यहाँ पे +2 में कंपाउंड है, यहाँ पे +4 में कंपाउंड है, तो तुमको बेसिकली लेड का यही चेक करना है कि +2 में ज्यादा स्टेबल है या +4 में ज्यादा स्टेबल है। तो लेड में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब +2 वाला ऑक्साइड जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू +4, मतलब +2 में उसके कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू +4, क्योंकि पहले अपन बोल चुके हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 में रहना वो पसंद करेगा, +2 में ज्यादा स्टेबल बनाता है। इसी तरीके से गैलियम में देखोगे तो यहाँ पे अगर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3, और इसका आएगा अपने पास +1, ऑक्सीजन को -2 लेना है। तो गैलियम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, तो इसके लिए तो क्या रहेगा, हायर वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, मतलब +3 में जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू +1। इसी तरीके से अगर टिन की बात करोगे तो एसएन में अपने पास क्या है, +2 है और +4 है, तो एसएन में भी कोई नेट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने पास बोला था अपने थेलियम, लेड और बिस्मथ के लिए ही नेट पेयर इफेक्ट लगता है, तो उसमें टिन तो नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, तो +4 में आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें रेडॉक्स रिलेटेड है ये। कुछ लोग सोच रहे होंगे लास्ट करके 3 करवा दिए, ये सच में लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि टाइम भी हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इसमें तुमको ऐसे आयन दे देगा कि जैसे अपने पास कंपेयर करना है SN+4 और Pb+4 में कि कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं तुमको दूंगा 2 एग्जांपल, तो वो तुमको खुद से करके लाना है क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। Pb4+ होगा सर। Pb4+ होगा, बहुत बढ़िया, यही आएगा, सही है। हाँ तो बाकी लोग देखो कि ये पूछ रहा है अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये तो अपने को समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूस इटसेल्फ, कि खुद तो क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद जितना जल्दी रिड्यूस हो जाएगा दूसरे को उतना आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अपने को ये देखना है कि कौन कितना इजीली रिड्यूस हो पाता है। तो SN+4 जो है अगर ये रिड्यूस होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी। अब सब अपन रेडॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब SN को SN+2 में जाना एक तरीके से, और Pb जो है इसको +4 से +2 में जाना है। तो कौन किस में जाना जल्दी पसंद करेगा? क्या लेड +4 से +2 में जाना पसंद करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसका तो +2 में स्टेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे तो इनर्ट पेर इफेक्ट लगता है। लेकिन SN+4 को SN+2 में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि SN+4 जो है वो मतलब SN जो है +4 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +2। तो लेड जो है ये तो +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख देते अपन कि लेड जो है मोर स्टेबल है किसमें, +2 में। तो ये तो +4 से +2 में जाना चाहता है, लेकिन जो टिन है ये तो +2 में कम स्टेबल है, तो ये +4 से +2 में तो जाना नहीं चाहेगा, मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, और ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसको तो +2 में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो Pb+4 ज्यादा इजीली रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये दूसरे को भी उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज भी कर देगा। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा कि Pb+4 जो है ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इजीली Pb+2 में रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि Pb+2 की स्टेबिलिटी Pb+4 के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर हुआ क्या ये? यस सर। चलो तो एक पॉइंट मैंने अब समझा दिया, और बाकी इसी तरीके से सोच के तुमको बाकी 2 अपने से करना है, कि जैसे मैं तुमको बोल दूं Indium+3 और Thallium+3, और थर्ड एक और लिख लो Pb+5, सॉरी Sb+5 और Bismuth+5। तो इन दोनों में तुमको कंपेयर करना है। एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसी के तरीके से तुमको ये दोनों भी सोचने हैं। इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसमें अपना पीरियड टेबल कंप्लीट है।